नमस्कार मित्रों, हम AIB 18th के लिए बैच चला रहे हैं। आज आखिरी हम लेक्चर दे रहे हैं। कल हमने एक लेक्चर दिया, आज भी हम लेक्चर दे रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अभी लेसन पढ़ रहे थे UPSC के लिए, लेकिन चूंकि AIB के विद्यार्थी LLB के हमसे पहले से जुड़े हैं, इसलिए हम कुछ लेक्चर, तो आज भी एक लेक्चर छोटा सा हम AIB का परफॉर्म कर देते हैं। जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। UPSC में संविधान की तरह से काम आ जाएगा। हमारे पास है क्वेश्चन आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के विरुद्ध, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में सम्मिलित है। अब क्वेश्चन मैंने अपने से बना दिया, क्वेश्चन कुछ और है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड अभियोजन से संरक्षण, दोहरे दंड अभियोजन से संरक्षण, ध्यान दीजिएगा लेक्चर पे, विधि विवादित कार्यों से संरक्षण, स्व अभिशंसन से संरक्षण, बताइए आप। आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में सम्मिलित हैं। क्या क्या इसमें से सम्मिलित हैं? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड अभियोजन से संरक्षण, विधि विवादित कार्यों से संरक्षण और स्व अभिशंसन से संरक्षण। तो देखिए, विधि विवादित कार्यों से संरक्षण ये नहीं होगा दोष सिद्धि के संरक्षण में। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण होगा, दोहरे दंड अभियोजन से संरक्षण होगा और स्व अभिशंसन से संरक्षण होगा। तो A, B और D तीनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आर्टिकल 21A में किस आयु, एज की बात कर रहा है, कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा का प्रावधान किया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, इसमें तो सीधे सीधे बता देना है, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। 6 साल से 14 साल, इसमें ज्यादा ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में कौन सा सम्मिलित है? आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में कौन से सम्मिलित हैं? कौन सा या कौन से? एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के लिए कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शन सम्मिलित हैं? चलिए इस पर देखते हैं। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, मतलब गिरफ्तारी का कारण जानने का जो राइट है आपका, क्या ये होगा?
कारण सम्मिलित है। और दूसरा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। और इसमें आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है यहीं पर, विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार। विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार। और यहीं पे लास्ट हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है क्वेश्चन का, जमानत पर छूटने का अधिकार। अब बताइए आप, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं? तो क्या आपको लगता है कि जमानत पर छूटने का अधिकार आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में सम्मिलित हैं? नहीं, यही आंसर सही होगा कि हाँ, ये ऑप्शन गलत है कि जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं है गिरफ्तारी से विरुद्ध संरक्षण में। जब आर्टिकल 22 की हम बात करें, क्या क्या है हमारे पास संरक्षण में जो सम्मिलित है हमारे पास जानकारियां, कि गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार है आपको, और 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का भी अधिकार है, और विधि व्यवसायी से परामर्श करने का भी अधिकार हमें प्राप्त है। लेकिन जमानत पर छूटने का अधिकार हमें आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में नहीं प्राप्त है। आइए देखते हैं हम लोग आगे और प्रश्नों को। कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्नों पर हम यहाँ पर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन विच विल हेल्ड ऑन टुमारो फ्रॉम 8:30 AM reporting time, sharp 8:30 AM reporting time at the examination centers, prescribed examination centers of the different centers all over India. We have performed some important questions regarding All India Bar Council 18th panel examination, which will produced by the famous educational channel Comteria. Now we have some question. Question number 12. Article 23 प्रतिषेध नहीं करता है। आर्टिकल 23 प्रतिषेध नहीं करता है किसका? आर्टिकल 23 प्रतिषेध नहीं करता है। सबसे पहला ऑप्शन है मानव दुर्व्यवहार का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मानव श्रम का, और यहीं पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है बेगार का, बेगारी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है बलात् श्रम का, जबरदस्ती अगर आपसे श्रम कराया जा रहा है। आर्टिकल 23 प्रतिषेध नहीं करता है, तो आर्टिकल 23 मानव श्रम का प्रतिषेध नहीं करता है, लेकिन मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध करता है, बेगार का प्रतिषेध करता है, बलात् श्रम का भी प्रतिषेध करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ हम ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जामिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ अन्य विषयों पर भी हम यहां जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द समरी सूट। व्हाट इज यू मीन बाय समरी सूट? When the suit will be called summary suit, देखिए summary suit होता है, इसका उपयोग, summary suit का उपयोग हम कब करते हैं? summary suit का उपयोग किसी अधिकार को, summary suit का उपयोग हम करते हैं कि किसी अधिकार को प्रभावी और कुशल, किसी अधिकार को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करना, किसी भी अधिकार को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने के लिए किया जाता है। क्या इसका यूज है? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों,
समरी सूट क्या होता है? ऐसे सूट जिसका उपयोग किसी अधिकार को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने के लिए किया जाता है। जो कि समरी सूट होता है, ये तेजी से प्रभावी होता है। क्या करता है? तेजी से प्रभावी होता है, जल्दी से आपका कार्य होगा। क्यों ये तेजी से प्रभावी होता है? Why should you call the name as a summary suit? क्योंकि बहुत तेजी से इफेक्टिव होता है। क्योंकि सामान्य मुकदमों के विपरीत, मतलब सामान्य मुकदमों से हटके जो मुकदमे आप सामान्य करते हैं, अदालतें जो हैं सामान्य मुकदमों से विपरीत अदालतें बचाव पक्ष को सामान्य मुकदमों के विपरीत अदालतें बचाव पक्ष को नहीं सुनती हैं। इसलिए हम समरी सूट फाइल करते हैं। क्यों समरी सूट क्यों फाइल करते हैं? इसका उपयोग किसी अधिकार को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने के लिए किया जाता है। यह तेजी से प्रभावी होता है, क्योंकि सामान्य मुकदमों के विपरीत अदालतें बचाव पक्ष को जल्दी नहीं सुनती है, इसलिए समरी सूट फाइल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिविल प्रोसीजर कोड में हमारे पास एक मामला है कि सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो हमारी थी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14 क्या क्लेरिफाई करता है? CPC 1908 सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 हैव डिक्लेरिफाइड दैट ये जो आदेश है हमारा क्या है? ये जो हमारा आदेश है ये किस प्रकार का है? केवल प्रदान करता है, आदेश केवल प्रदान करता है कि मामला सिविल अदालत में कैसे आगे बढ़ेगा, सिविल अदालत में कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी विवेचना हमको मिलती है कि जब हम CPC 1908 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 को रीड करते हैं तो उसमें यही चीज कही गई है। क्वेश्चन आ जाएगा एवे में आपको CPC 1908 या पूछेगा कि CPC के सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 विच स्टेटमेंट हैव बीन क्लेरिफाइड, तो एक स्टेटमेंट ही दिया है आगे ऐसा आदेश केवल ये प्रदान करता है जब ये सिविल प्रोसीजर कोड कब, जबकि मामला सिविल अदालत में कैसे आगे बढ़ेगा इस पे विचार करना है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, वो क्या डिक्लेरिफाई करता है उसके बारे में भी आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ जो मैंने आज सोशल मीडिया गूगल के माध्यम से मैं ऐसे ही देख रहा था, तो मैं सोचा कि आज आप लोग का कल एग्जाम है ऑल इंडिया बार वालों का, तो मैं चूंकि अपना चैनल चलाता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो थोड़ी आपको हेल्प हो जाए। तो मैं एक्चुअली अध्ययन करता रहता हूँ ऐसे भी संवैधानिक चीजों का। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका कल एग्जाम है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 क्या कह रहा हूं मैं कि आर्टिकल 142 क्या डिक्लेरिफाई करता है? व्हाट विल हैव डिक्लेरिफाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी हैव समराइज्ड द आर्टिकल 142। अगर एक शब्द में एक पैराग्राफ में कहना चाहें कि संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है, तो इस पर हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को उन पक्षों के बीच, उच्चतम न्यायालय को उन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की बात कही गई है। क्या यहां पे हम बोल्ड में हेडिंग बनाएंगे कि पूर्ण न्याय? सुप्रीम कोर्ट को उन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति, करने की
142 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो देता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर कि सुप्रीम कोर्ट को उन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है जहां कानून कोई भी उपाय प्रदान नहीं कर सकता है। जब ऐसा लगे कि कानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर पा रहा है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट यहां पर लेगा एक्शन, कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी हैव द पावर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 142 दैट कि हमें वो पावर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय, पूरी तरीके से न्याय करने का, क्या मैं बोल रहा हूं, पूरी तरीके से न्याय करने की शक्ति, अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 142 सेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 142 डिक्लेरिफाइड दैट कि सुप्रीम कोर्ट को उन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है जहां कानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है। Now we have discussed about some important CPC topic that have what is the civil suit. What we can understand the word civil suit. ये सिविल सूट क्या होता है? सिविल सूट किसको बोलते हैं कानून की भाषा में? देखिए हम इसको डिक्लेरिफाई कर रहे हैं। एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या किसी कार्यालय के अधिकार, कैसे मुकदमे की बात हो रही है यहां पर? एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या किसी कार्यालय के अधिकार का विरोध किया जाता है। अब ऐसी बात आ गई तो इसमें करता क्या है कि सीपीसी का ऑर्डर 37, सीपीसी का ऑर्डर 37 दस्तावेजों के आधार पर धन की वसूली के लिए एक फास्ट ट्रैक कानूनी तंत्र प्रदान करता है। दो क्वेश्चन आपके तैयार मैंने करा दिए। देखिए सिविल सूट क्या होता है कि ऐसा का मुकदमा होता है जिसमें संपत्ति या किसी कार्यालय के अधिकार का विरोध किया जाता है, तो इसको बोलते हैं सिविल सूट। और ये जो नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बताया अगला क्वेश्चन कि सीपीसी के ऑर्डर 37 में कहा गया है कि दस्तावेजों के आधार पर धन की वसूली के लिए एक फास्ट ट्रैक कानूनी तंत्र प्रदान आपको हुआ है इसके निराकरण के लिए। तो ये है आपका सीपीसी का ऑर्डर 37। अब हम एक और बहुत ही अच्छी बात पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट यू मीन बाय रिट इन लॉ। सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि रिट इन लॉ है क्या। एलएलबी के स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम उनसे सवाल कर रहे हैं ये रिट इन लॉ क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि रिट इन लॉ क्या है, तब तक मैं बता रहा हूं। देखिए रिट इन लॉ एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज, क्या है? एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति
रिटन लॉ का मतलब क्या है कि एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज, एक फॉर्मल कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या इकाई को, जो किसी व्यक्ति या इकाई को, किसी यूनिट को या किसी पर्सन को किसी विशिष्ट कार्य, किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने या कार्य को करने या बंद करने का आदेश देता है, या बंद करने का आदेश देता है। इसी को बोलते हैं रिटन लॉ। रिट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की रिट मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें होता है एक वारंट और दूसरा होता है सम्मन। इन 2 रूपों में आप जनरली जो हम करते हैं, ये वारंट भेजते हैं या सम्मन भेजते हैं। रिट इन लॉ क्या है? लॉ में जनरली आप 2 तरह की रिट निकालते हैं जनरल वे में, कि एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या इकाई को किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने या बंद करने का आदेश देता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि वारंट या सम्मन, तो इसको बोलते हैं रिटन लॉ। ये मुझे आप भरोसा है कि आपको कुछ जानकारियां हो गई होंगी जो मैंने आज पढ़ाया लेक्चर। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके फंसेंगे ये ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन में, जो मैंने कुछ क्वेश्चन बताया। और मैं आपको कुछ बता देता हूं, ये कुछ शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट, इससे हमारा भी रिवीजन हो जाता है और काफी अच्छा लगता है कि जब विद्यार्थियों के समक्ष हम किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी कराने के लिए सज्ज होते हैं। हालांकि मैं यूपीएससी के लिए ही आपको लगातार 1 साल से तैयारी करा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन आज अपने दायरे से हम आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया बार काउंसिल के भी विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल समरी लेक्चर्स जो मैंने कल दिए हैं और आज भी मैं दे ही रहा हूँ, तो ये हमने लाया। हमें आशा है कि कुछ हमने जो ये क्वेश्चंस बनाए हैं ये आगे काम आएंगे। एक और क्वेश्चन है कि सीपीसी का ऑर्डर 41 जो होता है वो क्या होता है? सीपीसी के ऑर्डर 41 में क्या है? तो सीपीसी का ऑर्डर 41 होता है अपील का पत्र, अपील का प्रपत्र। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में हम ऑर्डर 41 में क्या करते हैं? तो अपील का प्रपत्र देते हैं। तो ये है, और जो कि, और अगर हम बात करें ऑर्डर 26 की, यहीं पे ऑर्डर 26 की अगर हम बात करें, ये हमारे रूल 9 होगी सीपी, ऑर्डर 26 के रूल 9 सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो क्या कहता है? ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हैव डिक्लेरिफाइड दैट अदालत को, सिविल प्रोसीजर कोड का आदेश 26 और नियम 9 क्या कहता है? आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है कि अदालत को ऐसे व्यक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदालत को ऐसे व्यक्ति को कमीशन जारी, ऐसे व्यक्ति को कमीशन जारी करने का विवेक होता है। अदालत को ऐसी व्यक्ति को कमीशन जारी करने का विवेक देता है कौन? ये आदेश। ये आदेश क्या देता है? आदेश 26 नियम 9 सीपीसी अदालत को ऐसे व्यक्ति को कमीशन जारी करने का विवेक देता है जिसे वह उचित समझे, अदालत उचित समझे, जिसे वह उचित समझे, उसे स्थानीय बनाने, उसे स्थानीय बनाने का निर्देश देता है। ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी कहता है कि अदालत को ऐसे व्यक्ति को कमीशन जारी करने का विवेक देता है जिसे वो उचित समझे, उसे स्थानीय बनाने का निर्देश देता है। और यहीं पर वो
करता है कमिश्नर की नियुक्ति, कमिश्नर की नियुक्ति, इसके संबंधित कमिश्नर की नियुक्ति भी करता है वो। इसमें ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सीपीसी, अपील का एक पत्र जारी करता है सीपीसी का ऑर्डर 41। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आज बनाए हैं। अब एक और प्रश्न यहां पर आता है, समरी इन लॉ क्या है, व्हाट यू मीन बाय समरी इन लॉ? सिविल प्रोसीजर कोड में है समरी इन लॉ का प्राविधान कि समरी इन लॉ तो शायद मैंने भी आपको पढ़ा दिया, नहीं कौन सा टॉपिक मैंने भी पढ़ाया था आपको इसके पहले, सिविल सूट समरी सूट पढ़ाया था। अब समरी इन लॉ देखते हैं, समरी सूट पढ़ाया था हमने, अब समरी इन लॉ देख लेते हैं। अदालत द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? अदालत द्वारा जारी किया, अदालत द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, समरी इन लॉ क्या है? अदालत द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट समय पर, सारा कुछ विशेषता होता है इसमें, एक विशिष्ट समय पर उपस्थित होने का आदेश देता है। बहुत ही गुड़ जानकारियां मैं आपको आज दे रहा हूं, इसको अन्यथा न लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में बैठाइएगा, अपने जीवन में आपके साथ करेगा, बड़ा काम आता है। समरी, व्हाट यू मीन बाय समरी इन लॉ? अदालत द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट समय पर उपस्थित होने का आदेश देता है, दैट विल नोन बाय समरी इन लॉ। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं डिस्कस कर ही रहा हूं तो और भी डिस्कस कर देता हूं कि कुछ प्रश्न आपके फंस जाएंगे, और ये लेक्चर आप लोग जरूर से देखिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, अभी देख मारिएगा या तो भोर में उठ के 4 बजे देख लीजिएगा। क्वेश्चंस तो इसमें से मुझे लगता है कि श्योर है कि आज के लेक्चर में सब क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, पूरा मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है आपके लिए, यहाँ पर एबी वालों के लिए थोड़ा सा हमने अध्ययन करके निकाला है ये निचोड़। हम सीपीसी के रिवीजन को समझते हैं कि व्हाट रिवीजन इन सीपीसी क्या क्या मतलब होता है, रिवीजन इन सिविल प्रोसीजर कोड, व्हाट यू मीन बाय रिवीजन इन सिविल प्रोसीजर कोड। रिवीजन कहता है कि या तो किसी पीड़ित पक्ष, क्यों होता है रिवीजन? कि या तो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन, अब कंडीशन क्या है? या तो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन है, और या हाई कोर्ट द्वारा, या तो हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से, ध्यान दीजिए, स्वतः संज्ञान लेगी हाई कोर्ट, स्वतः संज्ञान से शुरू हो सकती है क्या? रिवीजन। सीपीसी में जब हम डिक्लेरिफाई करते हैं रिवीजन को, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको कि या तो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन या हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से शुरू हो सकती है एक रिवीजन की प्रक्रिया नए कानून द्वारा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि नया कानून जो भी हम यहाँ नवंबर में अभी बना रहे थे, नया कानून, ये सब आपका भारतीय न्याय संहिता हो जाएगी, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये सबों का नाम बदल दिया जाएगा। इसमें जो हमारी अनुच्छेद हैं वो भी कम हो जाएंगी, जो धाराएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। धाराएं आपकी लगभग मुझे लगता है कि
523 से 511 धाराएं हो जाएंगी आईपीसी। और देखिए कि हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से शुरू हो सकती है, नए कानून द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, जो अभी नया बन रहा है। भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस जो बन रहा है उसमें इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन था क्या कि या तो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन या हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से शुरू हो सकती है रिवीजन, लेकिन नए कानून द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, अभी संभावना है। सभी स्थितियों में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सहारा लेकर के आप हमेशा बचते रहेंगे। क्योंकि क्या है इसमें, क्या प्रिकॉशन है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सेक्शन 115 अनुच्छेद धारा 115 प्रतिबंधित है, समझिए। इसीलिए इसका प्रयोग सहज तरीके से हर स्थितियों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 115 प्रतिबंधित है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, सेक्शन 4 से लेकर 24 क्या है? परिसीमा की वर्जना है, बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो। परिसीमा की वर्जना ये है सेक्शन 4 से 24 तक। सीपीसी का रूल 4 में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में क्या क्लैरिफाई करते हैं? सीपीसी के रूल 4 सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अदालत में दूसरे के लिए उपस्थित होने और दलील देने का हकदार है, और इसमें एक वकील और हाई कोर्ट का एक वकील शामिल हो सकते हैं। क्या है? अदालत में कहता है क्या कि हमारे पास सीपीसी में एक रूल है, सीपीसी रूल 4 अंडर सेक्शन 2 हैव सब सेक्शन 15 हैव डिक्लेरिफाइड दैट कि कोई भी व्यक्ति अदालत में दूसरे के लिए उपस्थित होने और दलील देने का हकदार है। लेकिन इसमें कौन से व्यक्ति हैं? इसमें एक वकील है, और वकील और हाई कोर्ट का एक वकील शामिल है। इस तरीके के लोग दलील दे सकते हैं। और एक आपके पास हम बता रहे हैं ऑर्डर यहां पे है कि सीपीसी 1908 की सेक्शन 2 का सब सेक्शन 9 क्या डिक्लेरिफाई करता है? सीपीसी 1908 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 एक कहता है कि एक अदालत द्वारा क्या डिक्लेरिफाई करता है? एक अदालत द्वारा किया गया निर्णय, ध्यान दीजिए, किसी अदालत द्वारा किया गया निर्णय है। ये सीपीसी 1908 के धारा 2 के उपधारा 9 में कहा गया। पुरानी आईपीसी जो अभी हम पढ़ रहे हैं आईपीसी, इसमें कितने सेक्शन है? 511। पुरानी आईपीसी जो भी हम पढ़ रहे हैं 511 सेक्शन है। लेकिन जब नया आईपीसी बनेगा जो भी प्रस्तावित है तो 356 हो जाएंगे, सेक्शन कम हो जाएंगे, याद रखिए। और क्या होगा? और जो 533 धाराएं हैं वो कम हो जाएंगी, 160 इसमें से बदल दी जाएंगी धाराएं, और ये किया जाएगा
9 धाराएं जोड़ी जाएंगी और 9 धाराएं निरस्त की जाएंगी। बीएनएसएस बीएसएस की बात मैं कर रहा हूँ जो नई प्रणाली है, और आईपीसी की ये सारी चीजें हम आपको बता रहे थे, इंडियन पेनल कोड की। और नया जब आएगा तो 448 आर्टिकल, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी, ये सब चीजें हैं। अच्छा, कैविएट अपील किस में लगाते हैं, ध्यान दीजिए। कैविएट अपील किस में होता है, किस धारा, किस रूल में? देखिए, कैविएट अपील जो होती है, ये अगर हम सीपीसी में देखें तो सीपीसी 1908 के तहत अगर हम कैविएट अपील देखें तो सेक्शन 148A डिक्लेरिफाई द कैविएट अपील। इसका मतलब है कैविएट अपील का मतलब क्या है? कैविएट अपील का मतलब है किसी व्यक्ति को सावधान रहने दें। क्या मतलब है? किसी व्यक्ति को सावधान रहने दें। नोटिस देने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती। नोटिस देने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना कुछ कार्रवाई आप नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब है कैविएट अपील का किसी व्यक्ति को सावधान रहने दें। CPC 1908 सेक्शन 148A define the caveat appeal that किसी व्यक्ति को सावधान रहने दें, नोटिस देने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर चला है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नंबर 18वां है ये, AIB 18th होने जा रही है। आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक AIB 18 के लिए, और आप हमारे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स को देखते रहें। हम कल से फिर अपना यूपीएससी और एमपीपीसीएस का लेक्चर कंटिन्यू कर देंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद AIB 18 के ये 2 लेक्चर सेशन देखने के लिए। बने रहिए मेरे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल काउंटेरिया। भविष्य में भी अगर हम कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेसी, AIB, APO, PO, HDO और जुडिशियल के कुछ लेक्चर्स लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, काउंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।